नीरज, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द बोर्ड। सर, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं बिहार के जमुई जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जमुई जिले से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बाढ़ के एएनएस कॉलेज, जो मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संबद्ध है, वहाँ से मैंने पूरा किया है। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी हॉबी सर, मेरी दिनचर्या में ऑडियो बुक सुनना शामिल है। साथ में मेरी हॉबी साइकिलिंग और वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाना। ओके, नीरज, यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स। यस सर। ओके, कैन यू टेल मी विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी? सर, यूएसए की इकोनॉमी अभी सबसे बड़ी है पूरे विश्व में। और भारत किस रैंक पे है अभी? भारत सर, अगर इस जो बीओपी होता है उसके आधार पे अगर देखें सर, तो अभी 5वें रैंक पे है। लेकिन हम्म। अगर पीपीपी के अनुसार देखें, उसके हम्म। अनुसार से तीसरे रैंक। पीपीपी क्या होता है? सर, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता के आधार पे अगर देखें तो उस पे हम तीसरे रैंक पे हैं। ओके, नीरज, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात हम करते हैं, जो हमारा ग्रोथ है, जो भारत सरकार बोल रही है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अचीव कर लेंगे अगले साल तक। ठीक है। जी सर। मेरा ये पूछना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नजरिए से? सर, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों आवश्यक है। हम्म। बशर्ते ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पूरे देश का एक व्यापक पैमाने पर स्तर बताता है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट उसका माइक्रो स्तर है। जैसे सर, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रहा है, साथ हम्म। में अगर हम समावेशी विकास की ओर ध्यान दें, तो इससे ह्यूमन डेवलपमेंट भी साथ साथ में हो सकता है। इसलिए दोनों ही जो, अब दोनों का अलग अलग एक मापदंड है और दोनों ही जरूरी है सर। ओके, ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आप कुछ बता पाएंगे कि उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? हाँ सर, उसमें शिक्षा है सर। हम्म। शिक्षा के अलावा शिक्षा, दूसरी चीज है सर स्वास्थ्य, और तीसरा है सर हमारा जो दैनिक जीवन यापन में काम आने वाली चीजें, जैसे बिजली आपूर्ति, वाटर सैनिटेशन, सर ऊर्जा की आपूर्ति और सफाई, ये सारी चीजें उसमें शामिल। ठीक है, ठीक है, हम दो चीजों पे बात करते हैं, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है। हेल्थ और यस एजुकेशन में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। यस सर। हाँ क्या क्या परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंडिंग है बाय यूनियन गवर्नमेंट और बिहार सरकार द्वारा, दोनों के द्वारा कितना कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंड होता है हेल्थ और एजुकेशन पे? एनी आइडिया? हाँ सर, एजुकेशन पे अगर हम देखें सर, तो एजुकेशन पे सर, मैं जहाँ तक गैस कर पा रहा हूँ सर, केंद्र सरकार हम्म। 2.1% खर्च करती है, और सर हेल्थ पे लगभग 1.7% है। तो ये तो बहुत कम है। मतलब अगर हम देखें, जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारा हो रहा है वो रिफ्लेक्ट तो नहीं हो पा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में, जो आप मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो पिक्चर को दिखाता है जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट माइक्रो पिक्चर को दिखाता है। ठीक है। बट वो जो ग्रोथ है हमारा, यस सर। क्या वो ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में? ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में? सर, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सर, वो सिर्फ जीडीपी के आंकड़े को बताता है। हम्म। तो जीडीपी के आंकड़े में सर बहुत सारी खामियां भी है। जैसे सर, फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, कोई एक्सीडेंट होता है सर, और हम्म। उसके पुनर्नवीनीकरण में जो खर्च आता है वो भी हमारे जीडीपी में शामिल हो जाता है। तो जीडीपी के ग्रोथ में जो है सर, वो तो ह्यूमन डेवलपमेंट में ट्रांसलेट हो पा रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ी इसमें जो बीच में गैप है सर, वो हम्म। है दिक्कत सर। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो इंडिकेटर्स हैं सर, इसके हम्म। वजह से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में पूरी तरह ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है सर। पूरी इसके तरह लिए से। सरकार प्रयासरत है। कुछ जी कुछ सर, बड़ी इसके लिए कुछ सरकार प्रयास। कुछ बड़ी स्कीम्स जो आप बताना चाहेंगे हेल्थ और एजुकेशन में, जो हमारे सरकार क्रियान्वित कर रही है? हाँ सर, हेल्थ के लिए अगर मैं बताना चाहूँ सर,
तो हेल्थ के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हम लगभग 80 करोड़ लोगों को शामिल किए हुए हैं सर खाद्य वितरण प्रणाली में। हम्म। जो कि कुपोषण भूखमरी इससे बचाव करता है स्वास्थ्य के साथ साथ। और उसके बाद हम देखें सर, अभी भारत सरकार ने विश्व में पहली बार कोई देश इतने बड़े लेवल पर आयुष्मान भारत योजना के तहत एक बृहद लेवल पे स्वास्थ्य बीमा देने का जो स्कीम है सर, वो भी हम्म। बहुत एक प्रशंसनीय प्रयास है। एजुकेशन के सेक्टर में देखें सर, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लाया गया सर, हम्म। को इम्प्लीमेंट अगर ठीक तरीके से किया जाए तो वो भी शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन ला सकता है। तो आपका मानना है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज वीक, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमारा कुछ गड़बड़ है? हाँ सर, ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा उसको ठीक तरीके से उतारा जाना चाहिए, ये मेरा मानना है सर। नीरज, एजुकेशन की क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो जिनसे आज भी हम ग्रसित हैं? सर आप सर इसमें मतलब किस परिप्रेक्ष्य में हम बता रहे हैं सर, जो जैसे हमारा जो हमारा एजुकेशन है ना, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, या जो और जो आप जैसे बता रहे हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे प्रावधान है, ठीक है, उनका यस सर, धरातल हाँ पे उनको धरातल पे लेके आने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम हाँ नहीं सर, कर पा रहे हैं, या शायद हम उस लेवल पे चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो पॉलिसी में मेंशन्ड है ना। पॉलिसी में तो हाँ हम सर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली जाती हैं, है ना। आप देखते होगे यस पॉलिसी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें बात की गई हैं। क्या हम उस चीज को यस सर, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में सक्षम हैं? उसमें क्या क्या चीजें चैलेंजेस हैं हमारे लिए? मुझे सिर्फ इतना जानना हाँ था कि मेजर चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से हम एजुकेशन में अभी तक बहुत मूलभूत सुधार नहीं ला पाए हैं। जी सर। सर पहली पहली जो मुझे जो परिवर्तन यह वांछनीय है, जो हम्म। कि सर होना चाहिए था, वो मैं ये मानता हूँ कि पहले नीति के क्रियान्वयन के स्तर पर सर सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए थी, या ग्रास रूट लेवल के लोगों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। दूसरी चीजें हैं सर, फंडिंग के लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी बताया है सर, भारत सरकार को 6% तक शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, जो कि उससे हम अभी बहुत पीछे हैं। बहुत अच्छा। तीसरी चीज सर, ग्रास रूट लेवल पे या सतही स्तर पर जो लागू करने वाले क्रियान्वयन एजेंसी है या अथॉरिटी है सर, उनको ठीक तरीके से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार अभी मिशन कर्मयोगी भी चला रही है। उसके बाद सर हम देखें तो जो गार्जियन है, उनमें सर एक सामाजिक सामाजिकरण की आवश्यकता है, सोसाइटल लेवल पे चेंज लाने की आवश्यकता है, कि वो बेटे और बेटी में जो है बिना भेदभाव के साथ में रख सके। पांचवी चीज मैं जो देख पा रहा हूँ सर, वो शिक्षक के लेवल पे प्रशिक्षण और उनको समावेशी और बेहतरीन तरीके से तैयार करने की आवश्यकता है। मतलब सर स्टेप वाइज स्टेप, या फिर कह सकते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी में उनको बार परिवर्तन के साथ उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं सर, कि अभी अगर 100 शिक्षक हैं सर, तो उसमें से मात्र 25% के लगभग ही महिला शिक्षक हो पाती हैं, जो कि एक बड़ा गैप को दिखाता है सर। तो इस वजह से महिलाओं की जो शिक्षा है या बालिकाओं की जो शिक्षा है वो हतोत्साहित होती है। ओके। नीरज, व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? सर सर्कुलर इकोनॉमी सर एक इन्वायरमेंट के संदर्भ में देखा जाता है हम्म। मोस्टली, हम्म। कि उसमें हम क्या, कोई भी वस्तु जो है सर वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, उसको हम्म। हम फिर से पुनर्नवीनीकरण या पुनर्चक्रित करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें नए उत्पादन की आवश्यकता कम होगी, और जो हमारा इन्वायरमेंट पे बर्डन है वो कम हो सकेगा सर। और इसके साथ साथ एक राजस्व पे भी दबाव कम आएगा सर। ओके। ओके। व्हाट इज गीग इकोनॉमी? सर गीग इकोनॉमी सर एक प्लेटफॉर्म बेस्ड सिस्टम है सर, जिसमें दरअसल सर कोई भी अस्थाई अनुबंध नहीं होता है, या फिर अस्थायित्व तो नहीं होता है उसमें। एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच एक टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट होता है काम को लेकर के, वो काम की समाप्ति के बाद सर, तो उसमें फिर उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रह जाता। और साथ में सर इसमें सामाजिक सुरक्षा का भी अभाव होता है।
तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए? अगर गिग इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है हमारी इकोनॉमी में, जो हमारा एम्प्लॉयबल हाँ सर। वर्कफोर्स है, जो हमारा वर्कफोर्स है, वो अगर आप देखोगे कि गिग इकोनॉमी में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ना, बिकॉज ऑफ जी जी। दीज ऑनलाइन ऑनलाइन डिलीवरी एप्स, है ना, ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल्स, इनकी वजह से क्या हो रही है, गिग इकोनॉमी बड़ी होती जा रही है। तो इसमें जो यस सर। इसका जो अनऑर्गेनाइज्ड नेचर है ना, वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? और इसको टैकल करने के लिए भारत सरकार या बिहार सरकार ने कोई कदम उठाए हैं क्या आपकी नजर में? हाँ सर, गीग इकोनॉमी सर, इसके प्रभाव जो है सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। अगर सकारात्मक प्रभाव की बात करें सर, तो इसमें क्या होता है सर कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में एक जो टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके आधार पे उनको अधिक से अधिक स्कोप मिलता है, एक्सपोजर मिलता है एम्प्लॉय को काम करने का, विभिन्न कंपनियों के साथ, विभिन्न सेक्टर में, विभिन्न देश में। तो स्थान, विशेष कंपनी, इस सब से उनको बंधन खत्म हो जाता है। दूसरा सर, वर्तमान इंटरनेट और वैश्वीकरण के दौर में सर कहीं से भी काम करने की एक आजादी उनको मिलती है। तीसरा अगर मैं देखना चाह बताऊं सर, तो तीसरा ये है सर कि उनको वर्क फ्रॉम होम भी वो कर सकते हैं, इससे परिवार के साथ वो ज्यादा समय बिता सकते हैं। इसके कुछ नकारात्मक पक्ष है सर, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। अचानक से सर वैश्विक मंदी की स्थिति अगर आती है, या फिर एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा क्राइसिस होता है सर, तो उस समय जो है एक समस्या ये आती है कि अचानक से बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है। तो इस वजह से उनको काम कम मिलने लगता है, जिससे उनका व्यक्तिगत और सामाजिक पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। तीसरी समस्या सर एक मून लाइटिंग की है, कि एक ही कंपनी का कुछ सीक्रेट जो है सर, वो दूसरी कंपनी के साथ एम्प्लॉय क्या करते हैं कि शेयर कर देते हैं, जिससे एक समस्या उत्पन्न होती है कंपनियों के बीच में। उनका जो अपना खुद का कुछ अगर ट्रेड सीक्रेट है या ट्रेड मार्क है सर, या फिर कुछ काम करने का एक बेहतरीन तरीका है, वो सारा सीक्रेसी उनका खत्म हो जाता है। तो एक एम्प्लॉयर के संदर्भ से देखें तो एक ये नकारात्मक पक्ष है सर। इसमें लेबर लॉज का कोई रिलेशन है? डू यू थिंक देयर हाँ शुड सर। बी रेगुलेशन ऑफ लेबर लॉज? हाँ सर। सर लेबर लॉज का कनेक्शन, लेबर लॉज में सर गीग इकोनॉमी को पूरी तरह से तो परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हम्म। कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं सर। कुछ प्रावधान जैसे सर यूएन अकाउंट जो है सर, इस तरह से उनके लिए बनाया गया है, जिससे अगर कोई कंपनी कुछ नहीं नहीं, कौन सर सा एक्ट लगभग, है, कौन सा एक्ट बनाया गया है, कुछ आप बता पाओगे उसके बारे में? एनी एनी आइडिया? सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा लेबर रहा हूँ। को लेबर कोड के बारे में सुना है आपने? हाँ सर। ओके, सो लेबर कोड में गिग वर्कर्स के लिए प्रावधान किया गया है ना। अभी वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है लेबर कोड, बट स्टिल जी इट्स इन द प्रोसेस। ओके ओके ओके। नीरज, बिहार के पर्यटन क्षेत्र में हम किस प्रकार और डेवलपमेंट कर सकते हैं, या व्हाट अपॉर्चुनिटीज डू यू सी इन द टूरिज्म सेक्टर ऑफ बिहार? सर, इसमें मैं स्कोप बताऊं सर, या फिर जो डेवलपमेंट कर सकते हैं उस पर फोकस करना। Both. Tell me the scope also, and what future steps can be taken to uh, take take this tourism sector in the economy, like make it ओके expand the share of tourism sector in the economy of Bihar. सर, स्कोप के मामले में अगर हम बात करें तो सर बिहार के पास ऐतिहासिक विरासत के रूप में एक वृहद संभावनाएं मौजूद है सर। जैसे राजगिरी से लेकर के मगध की राजधानी राजगिरी से लेकर के पटना में सर, मगध की राजधानी फिर पटना स्थानांतरित हुई। वहाँ शेरशाह के मकबरा के रूप में सासाराम। उसी तरह सर अगर हम भौगोलिक स्तर में देखें तो बृहद स्तर पर हमारे यहाँ जो पश्चिमी चंपारण की ओर एक बृहद स्तर पर जंगल की मौजूदगी, उत्तरी बिहार में सर तराई का मैदान, और गंगा के तट का टाल क्षेत्र सर, ये सारी चीजें जो है पर्यटन में एक बेहतर स्कोप भी है सर, और बेहद संभावनाएं भी उत्पन्न करता है। इसके साथ ही सर यूनेस्को के द्वारा हाल ही में बोध गया विष्णुपद मंदिर को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, वो भी एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए है सर। सर इसमें फ्यूचरिस्टिक स्टेप ये हो सकता है कि जितने भी सर अंडर डेवलप्ड हमारे पर्यटन क्षेत्र हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और उनको एक सर्किट में जोड़ने की आवश्यकता है।
जिसके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार प्रयासरत भी है सर। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सर्किट, रामायण सर्किट और विभिन्न जैन सर्किट के रूप में जो है सर, इसमें विकास हो रहा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है सर कि सामुदायिक स्तर पर स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार उस तरह से डेवलप किया जाए जिसके लिए एक वहां पे इकोनॉमी भी क्रिएट हो और साथ में टूरिज्म सेक्टर जो है संधारणीय रूप से विकसित भी हो सके। वहां तक सर ओके। ठीक तरीके से परिवहन क्षेत्र भी पहुंचाने की आवश्यकता है। जैसे रेलवे, बसेस या एयरपोर्ट इस रूप में सर अगर पहुंच जाए तो हम्म। पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। ओके ओके। नीरज, जो इसराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, जी इसका सर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे और ग्लोबल लेवल पे? कैन यू जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन दिस? हाँ सर, इंडिया ईरान का जो युद्ध है सर, उसमें अगर हम भारत पे प्रभाव देखें सर, तो वो जो मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र है सर, वो 50% लगभग सर नेचुरल कच्चा तेल सर, अ, वो क्रूड ऑयल, हम्म। उसको रिजर्व है सर, वहां से मतलब आयात होता है, विभिन्न देशों में जाता है। और सर 40% नेचुरल गैस का भंडार है। तो एक तो सर ऊर्जा क्षेत्र की ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि भारत का भी एक व्यापक स्तर पर आयात वहां उसी क्षेत्र से होता है, ईरान से, इराक से और सर इजराइल के कुछ क्षेत्रों से। तो इस वजह से इजराइल के कुछ बंदरगाहों से, जिस हम्म। वजह से सर ये प्रभावित हो सकता है ऊर्जा संकट। दूसरा सर, जो अभी हमने G20 में IMEEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई सर, वो जो है सर एक ठंडे बस्ते में जा सकता है उसका डेवलपमेंट। तो ये भी एक भारत के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे हम यूरोप से मार्ग स्थापित कर पा रहे थे। तीसरा सर, जो मिडिल ईस्ट में भारत टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, वो हम्म। भी सर उस पे भी उसमें भी जो है सर तनाव उत्पन्न होने के कारण वो भी एक मतलब सर निष्क्रिय अवस्था में जा सकता है। अगर ग्लोबल लेवल पे हम बात करें सर, तो एक तो सर ऊर्जा संकट, दूसरा है सर खाद्य सुरक्षा के स्तर पर एक तनाव उत्पन्न हो सकता है। हम्म। तीसरा सर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और ईस्टर्न इन्फ्लुएंस, ये फिर से जो है सर ये द्विध्रुवीय में बढ़ सकता है विश्व। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो गुट निर्माण की जो एक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, वो एक संकट उत्पन्न कर सकता है। ओके, आई जस्ट आस्क्ड अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो टू स्टेट सॉल्यूशन, हाउ इज दैट एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट? वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे डालेगा? सर टू स्टेट सॉल्यूशन जो है सर, किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है सर कि वहां पे शांति भी स्थापित हो। अगर टू स्टेट सॉल्यूशन पूरी तरह से लागू हो जाता है सर, तो उस क्षेत्र में शांति से पूरे विश्व के लिए समृद्धि हो सकता है और पूरे विश्व में शांति का मार्ग स्थापित हो सकता है। ओके 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 ओके। नीरज, कैन ईवीएम बी हैक्ड? ईवीएम को हैक किया जा सकता है क्या? एनी आइडिया? सर सर ये एक मतलब जटिल विषय है और एक सब्जेक्टिव विषय है सर, जिसपे अ, अगर चुनाव आयोग की बात करें सर, तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे कहा है सर कि इसमें किसी तरह की छेड़खानी संभव नहीं है। अभी वर्तमान के जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा के चुनाव से पहले बताया था कि हम्म। इसमें किसी भी तरह की छेड़खानी बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन और साथ में सर उन्होंने चैलेंज भी किया था कि अगर कोई व्यक्ति करना कर सकता है तो वो करके दिखाएं, या फिर वो उनको वेलकम किया गया था इसके लिए। लेकिन सर कुछ विपक्षी पार्टियां हमेशा से ये आरोप लगाती रही हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसलिए सर इस पे मेरा ये मानना है सर कि इसमें सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दलों को साथ आकर के चुनाव आयोग के साथ उस पे विस्तार से बातचीत करनी चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकाला निकाला जाना चाहिए सर। इसराइल ने हिजबुल्ला के ऊपर जो पेजर अटैक किया, वो भी तो रिमोट डिवाइस था। तो अच्छा। पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है छेड़खानी करने की। हाँ सर, टेक्निकली तो अब अगर देखें सर तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सर हमारे यहाँ एक मजबूत लोकतंत्र है सर, मजबूत पर्यवेक्षण शक्ति है। इस आधार पे अगर देखें सर तो संभावना कम बनती है। ओके ओके। नीरज, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, है ना, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू।
सजेस्ट मी फोर जी सर। स्टेप्स, सजेस्ट मी फोर स्टेप्स which you would like to take for the fastest economic development of बिहार। चार स्टेप्स आप ऐसे क्या लेंगे ताकि बिहार और तेजी से आर्थिक प्रगति करे? आपकी नजर में ऐसे चार स्टेप्स क्या होंगे आपके हिसाब से? सर सबसे पहला जो स्टेप होगा सर, वो होगा सर आधारभूत स्तर पर शिक्षा में सुधार करना सर। इसके लिए मैं मिशन दक्ष के साथ काम करना चाहूंगा सर, या फिर मिशन दक्ष के आगे बढ़ाने की बात करूंगा कि जो हम्म। सरकार ने मिशन दक्ष की बात की है, शिक्षकों के प्रशिक्षण और जो हमारे कमजोर बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस। तो मिशन दक्ष को सतही स्तर पर अच्छे से क्रियान्वयन। दूसरा सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसके लिए सर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार को सिंगल विंडो बनाया जा सकता है, निवेश एकत्रित करने के लिए या फिर आकर्षित करने के लिए। इसी तरह सर जो भूमि अधिग्रहण है या फिर भूमि अलॉटमेंट है, उसमें पारदर्शिता आएगी। तीसरा स्टेप मैं देखना चाह रहा हूँ सर कि कौशल सुधार। कौशल सुधार से क्या होगा सर, औद्योगिक और अकादमिक असंगति, सॉरी, जो असंगति उत्पन्न है उसको काटा जा सकेगा, उसको खत्म किया जा सकेगा, और दोनों के बीच एक ब्रिज बना करके सर दोनों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। और चौथा स्टेप सर नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर के, कि इसमें सर विभिन्न स्तरों पर जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका योगदान ले करके, और साथ में सर हमारे जो भी बिजनेस टाइकून हैं उनको शामिल करके सर जो औद्योगिक डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये फोर स्टेप मैं सर प्रीफर करना चाहूंगा सबसे पहले। तो औद्योगिक औद्योगिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने की जरूरत पड़ेगी। जी सर। जी। ओके, 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 वैल्यू ओके, एडिशन बहुत आवश्यक है। ओके। थैंक यू नीरज, इट वाज वेरी गुड। थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू सर। नीरज बढ़िया था, सब बढ़िया।